हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बीटीके में। हम लोग बिहार पीजीटी की भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट निरंतर चला रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं 7 तक, वो लोग आप लोग ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। यह सारे आपके एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चन हैं, ठीक है, 9 से 12 तक के। हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट बैच शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। 29 तारीख से यानी परसों से नया प्रैक्टिस सेट, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही होंगे और उसमें आपके जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन रहेंगे वो भी रहेंगे और उसके साथ साथ जो भी संभववाद, नौ निश्चयवाद, नियतवाद, यानी जो भी थर्ड के क्वेश्चन 2-4 आते हैं वो भी उसमें समाहित रहेंगे। नया प्रैक्टिस सेट का जो प्राइस रहेगा मात्र 149 रुपये रहेगा। 29 तारीख से यह प्रैक्टिस सेट शुरू होगा। 10 प्रैक्टिस सेट रहेगा मात्र 149 रुपये में। जिसको भी ज्वाइन करना होगा 29 तारीख से लगातार यह 10 प्रैक्टिस सेट, डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। पहले सुबह में मतलब शाम के टाइम में आपको 6 बजे प्रैक्टिस सेट या 7 बजे के अंदर मिल जाएंगे। आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस सेट हल कर लेंगे और 9 बजे रात को आपको आंसर की भेजा जाएगा। आप उससे फिर मिलाएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। उसके बाद उसका उस वीडियो का प्रैक्टिस सेट का फिर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग उससे फिर जो भी डाउट रहेंगे वहाँ पे क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो नए बैच से आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट के तो मात्र 149 रुपये में, ठीक है, 149 रुपये में आप लोग जुड़ सकते हैं 10 प्रैक्टिस सेट के लिए। और यह 29 तारीख से शुरू होगा। लगातार एक प्रैक्टिस सेट एक दिन में मिलेंगे आपको, यानी इससे आप अपनी तैयारी को जांचने का आपको मौका मिल जाएगा। आप अच्छे से जांच लेंगे। जो भी क्वेश्चन रहेंगे सारे वह आपके एनसीईआरटी से रहेंगे, प्रैक्टिकल से रहेंगे। जो भी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन उस बार बीपीएससी 2.0 में बहुत ज़्यादा 7-8 क्वेश्चन प्रैक्टिकल का पूछ लिया था। साथ ही थर्ड के 2-4 क्वेश्चन पूछता है वो भी रहेगा, ठीक। हम लोग आज प्रैक्टिस नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं एनसीईआरटी का कंप्लीट नोट्स, बेहतरीन नोट्स, उसके बाद आपको उस नोट्स के अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यह गारंटी है हमारा। और इसमें से आपको 50 से 60 क्वेश्चन से ऊपर फंसेंगे 100%। आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं मिनिमम प्राइस में, ठीक है, तो आप लोग मोबाइल नंबर 7054351253 पर व्हाट्सअप करेंगे। वहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट का जो 29 तारीख से शुरू कर रहे हैं उसका भी, ठीक है, और यह जो नोट्स लेंगे उसके लिए भी आप लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है, तो यह है 20%, ठीक है, 20% उत्पादन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? जो एल्ब नदी है और राइन नदी है यह यूरोप की नदियाँ हैं, ठीक है। यह किस सागर में अपना जल गिराती हैं? तो यह ब्लैक सी यानी काला सागर में अपना यह उत्तरी सागर में अपना जल गिराती हैं। उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? ठीक है, यानी पूरे अगर देखा जाए पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं, बट ठीक है, उसमें से किस महाद्वीप में सबसे कम मरुस्थलीकरण है? तो यह है यूरोप में सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, एक पूर्व पश्चिम है, एक उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है और एक है स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन 100% आएगा। आप लोग इसको तीनों को देखेंगे, ठीक। तो जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है यह कहाँ से कहाँ तक है? तो यह सिलचर से पोरबंदर तक है, ठीक है। सिलचर कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश, और पोरबंदर जो है यह गुजरात में है। यहाँ तक आपका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए यह झील है और यह राज्य दिया हुआ है, तो आपको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है, सॉरी कौन सा सुमेलित है। तो लोकटक आपका मणिपुर में है, पुलिकट आपका यह तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है, जबकि भीमताल यह है। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? तो भारत का कौन सा क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से 1 से अधिक, यानी तमिलनाडु का तट भी प्राप्त करता है। जैसे हमारे दक्षिण भारत है, यहाँ पे तमिलनाडु का तट है, उसका दक्षिणी आंध्र प्रदेश, इसका इससे
ठीक है, तमिलनाडु से ही सटा हुआ है, तो यह ऊपर का उत्तरी हो जाएगा और नीचे का इसके जो तमिलनाडु से सटा हुआ है दक्षिणी आंध्र प्रदेश, इस यह भी प्रभावित होता है। साथ ही साथ दक्षिण पूर्व जो कर्नाटक है, तो कर्नाटक यहाँ पे आपका है, तो इसका जो दक्षिणी पूर्व हिस्सा है, यानी देखिए यह पूरब है और यह नीचे दक्षिण है, तो ये वाला हिस्सा, यानी इन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, दक्षिण पूर्व मानसून, उत्तर पूर्व मानसून यहाँ से वर्षा प्राप्त करता है, यानी तीनों क्षेत्रों में। इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये बात फिर से समझाते हैं। मान लिया यह दक्षिण भारत है, ठीक, जो उत्तर पूर्वी मानसून है बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है, तो आती है तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु का जो तट है यहाँ तो वर्षा करती है, तमिलनाडु का तट है और नीचे तक है, यहाँ तक। एक मिनट, ठीक, तो यह है तमिलनाडु मान लेते, ठीक। उसके बाद यह है वहाँ आंध्र प्रदेश, और यह है कर्नाटक आपका, इस तरह कर्नाटक है, तीनों राज्य हैं, यह केरल है भी, ठीक। तो पूछ रहा है उत्तर पूर्वी जो मानसून है, यहाँ लौटता हुआ मानसून जिसको कहते हैं, यह बंगाली खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है, तो तमिलनाडु तट पे यहाँ पे वर्षा तो करती है, साथ ही साथ जो आंध्र प्रदेश है इसका यह दक्षिणी हिस्सा, यहाँ पे भी वर्षा करती है। साथ ही साथ जो कर्नाटक की वाली है, तो कर्नाटक का भी दक्षिण पूर्व हिस्सा वर्षा करती है, यानी इतने क्षेत्रों में यह वर्षा करती है। इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरण संसाधन माना जाता है? गैर नवीकरण संसाधन माना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा राइट आंसर सी, जो जीवाश्म ईंधन है यह गैर नवीकरण, इसको परंपरागत कहते हैं, ठीक है, यानी जो एक बार जलाने पे समाप्त हो जाता है उसको गैर नवीकरण कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, प्राकृतिक गैस, ठीक, पेट्रोलियम, यही जीवाश्म ईंधन, कोयला, ठीक है, ये सब क्या है, गैर नवीकरण है, यानी एक बार जलाने पे यह पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। एक होता है नवीकरण संसाधन, तो नवीकरण संसाधन वह संसाधन जो जिसका उपयोग हम बार बार करते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होगा, जैसे सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, उसके बाद पवन ऊर्जा, ठीक, भूतापीय ऊर्जा, उसके बाद जल ऊर्जा, ठीक है, ये सब। तो इसमें से कौन गैर नवीकरण है, तो यह है जीवाश्म ईंधन, ठीक है। बाकी इमारती लकड़ी ये तो हमेशा वन काटेंगे लगाएंगे काटेंगे, ये समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, सौर ऊर्जा भी, ठीक। अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN स्थित है, कहाँ है इसका मुख्यालय? तो क्वेश्चन नंबर 8 का होगा बी, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के कितने राष्ट्रीय मिशन हैं? तो इसके जो राष्ट्रीय मिशन है वह है 8। 10 का हो जाएगा, 9 का ए है, 6 राष्ट्रीय मिशन कितने हैं? 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जैविक हॉट स्पॉट किसको संदर्भित करता है? ठीक है, तो जैविक जो हॉट स्पॉट होता है वह स्थान जहाँ पर्यावरण खतरनाक स्तर पर पहुँच जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं जैविक हॉट स्पॉट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में से किस प्रकार की खेती की जाती है? जहाँ पे जनघनत्व तो बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पे किस प्रकार की खेती की जाती है, यही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा सी, गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। गहन निर्वाह कृषि यानी छोटा सा ही, मान ली भूमि का छोटा सा ही भाग रहेगा, यहाँ पे गहन श्रम के कारण, ठीक है, और उच्च पैदावार खाद्यान्न फसलों का किया जाता है। जैसे भारत में, चीन में, दक्षिण पूर्वी एशियाई जो जितने छोटे छोटे देश हैं वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो गहन कृषि होती है, यहाँ पे क्या होती है, चावल गेहूं की कृषि की जाती है गहन कृषि में, ठीक है। चावल और गेहूं का अधिकतर कृषि किया जाता है। जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पे इस तरह की कृषि की जाती है। अगर जो लोग भी नोट्स खरीदे होंगे उनको पता होगा, सारे कुछ हम उसको डिटेल्स में व्यापारिक कृषि, व्यवसायिक कृषि, गहन कृषि, सारे डिटेल्स में वहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है। मेरा हैंड राइटिंग नोट्स है, खुद का बनाया हुआ, कोई बुक का नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि कोई बुक का छपवा के हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं, हम खुद से एक एक लाइन लिख के बनाए हैं। बहुत मेहनत लगे है, लगभग 45 दिन से ऊपर हम उस नोट्स को बनाने में लगाए हैं। अभी भी 2-3 चैप्टर बाकी है, वो भी हम 28 तारीख तक बोले हैं कंप्लीट करके वो भी दे देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र में निम्नलिखित विशिष्टताएं होती है,
जो एक भौगोलिक क्षेत्र होता है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है, तो वहाँ पे कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ पे निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है गर्म और शुष्क जलवायु है, फिर हल्की और गीली सर्दी है, सदाबहार ओक के पेड़ हैं। तो जो यह विशेषताएं हैं किस जलवायु प्रदेश की विशेषताएं हैं यह बताना है। पहला है भूमध्य सागरी, दूसरा है पूर्वी चीन, तीसरा है मध्य एशिया, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए भूमध्य रेखी। तो भूमध्य जो रेखा है, भूमध्य सागर जो है उसके चारों तरफ, ठीक है, भूमध्य सागर के चारों तरफ पाए जाने वाले जो देश हैं वहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और साथ ही साथ महाद्वीपों के पश्चिम, कोई भी महाद्वीप हो, जैसे यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप के पश्चिम साइड में, दक्षिण पश्चिम साइड में, वहाँ पे भी 30 से 45 डिग्री अक्षांश के बीच यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है वहाँ वो क्या होती है, गर्मी के महीने में वहाँ वर्षा नहीं होती है, गर्मी होता है वह शुष्क होता है, जबकि जो सर्दी होती है वह गीली होती है, यानी सर्दियों में वर्षा, ठंडियों में वर्षा होती है। वहाँ पे ओक के वृक्ष पाए जाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर आप देते हैं 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियाँ स्थित है। तो शत्रुंजय जो पहाड़ी है वह किस राज्य में है, यह है गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 14, कोलार गोल्ड फील्ड किस राज्य में स्थित है। तो कोलार जो गोल्ड फील्ड है वह आप लोग पता होगा, कोलार जो है वह कर्नाटक के हट्टी में पाई जाती है सोना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 15, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है, ठीक है। तो जो पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है यही हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा सी, 17.68% का अंतर है। आप लोग बिहार का भी महिला और पुरुष का साक्षरता दर में जो अंतर है उसको भी आप लोग देख लेंगे। एग्जाम में ये सब इस समय बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक कारक जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा बी, कृषि पद्धति से जनसंख्या के वितरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि शहरीकरण से खनिज संसाधनों की उपलब्धता से, उसके साथ साथ जलवायु से, मृदा से, ठीक है, ये सब से जनसंख्या वितरण में प्रभाव पड़ता है। आप लोग जो लोग भी नोट्स पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा सारे चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय देश में जनगणना कार्य का संचालन करता है। तो जनगणना कार्य होता है यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो खाद्यान्न यानी गेहूँ, चावल, सारे कुछ मिला के सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन करता है वह करता है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि निम्न में से कौन सी नहीं है, ठीक है। मृदा हम लोग को संरक्षण अगर करना है तो कौन सी विधि इसमें से सही नहीं है। तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अगर किया जाएगा तो मृदा का संरक्षण नहीं होगा। यहाँ पे अगर जैविक उर्वरक का प्रयोग होता तो वो भी मृदा संरक्षण के अंतर्गत आता। फसल चक्र यानी फसल को हेर फेर करके बोना, यानी एक ही फसल बार बार नहीं लगाना, ठीक है, ये भी मृदा संरक्षण की उपयोगिता है। पशुचारण पर नियंत्रण, जो पशुओं को चराने के लिए हम लोग कहीं ले जाते हैं, ठीक है, तो उस पर नियंत्रण लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, मृदा अपरदन बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि पशुएं, ठीक है, पशुओं के जो खुर होते हैं उससे मिट्टी क्या होती है, कटती है। तो वो मृदा कट के क्या होती है, बरसात आएगा तो बह जाएगी, हवा उड़ेगा तो बहा ले जाएगी, तो मृदा उससे संरक्षण नहीं होगा। अगर हम पशुचारण पर नियंत्रण कर लेंगे तो मृदा संरक्षण होगा। इसका राइट आंसर का सी, यही विधि नहीं है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चापाकार डेल्टा का निर्माण मुख्य रूप से किस जलवायु प्रदेश में अधिक होता है, ठीक है। जो चापाकार डेल्टा बनती है, तो चापाकार डेल्टा का सर्वोत्तम उदाहरण नील नदी का डेल्टा है। उसके साथ साथ, ठीक है, सर्वोत्तम उदाहरण वहाँ की बात आई है। आप लोग कल एक लोग कमेंट किए थे कि उसका ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाला भी होगा, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र वाला, वो भी है चापाकार डेल्टा, वो दुनिया का सबसे बड़ा चापाकार डेल्टा है। लेकिन सर्वोत्तम अगर उदाहरण देखा जाए तो वह नील नदी का डेल्टा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वह महासागर नहीं है, ठीक है, तो उतना लहरें वहाँ पे सक्रिय नहीं है। तो जो चापाकार डेल्टा का निर्माण का मुख्य अगर जलवायु देखा जाए तो ये होता है, क्वेश्चन नंबर यह है 20 का इसका राइट आंसर होता है सी, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में चापाकार डेल्टा का सर्वोत्तम यहाँ पे, ठीक है, विकास की अवस्था होती है।
अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। छत्रशिला को जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है? जो छत्रशिला है जर्मनी में इसको पिट्सफेल्सन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, जब बारिश होती है अब बौछार के बाद एक जो इंद्रधनुष दिखाई देता है तो किस दिशा में दिखाई देता है? तो यह डिपेंड करता है, ठीक है, कि सुबह में हो रही है या शाम में हो रही है। ठीक है, सुबह में हो रही है या शाम में हो रही है, उसके आधार पे आप लोग को पता हो जाएगा। तो सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी अगर सूर्य पूरब में, सुबह का मौसम है, ठीक है, तो सूर्य क्या है, पूरब में उगा है, तो अगर बारिश हुई तो इंद्रधनुष किधर दिखाई देगा? वह पश्चिम के साइड। अगर सूर्य, ठीक है, पश्चिम की दिशा में, शाम का टाइम में बारिश हो रहा है तो इंद्रधनुष किधर दिखाई देगा? तो वह पूरब में दिखाई देगा। तो सूर्य के विपरीत दिशा में। ठीक है, आप लोग को ध्यान रहे, सूर्य के विपरीत दिखा। अगर पूछ दे, फिर यहीं पे क्वेश्चन पूछ दिए कि बारिश, सुबह के बारिश के बाद, ठीक है, बौछार के बाद इंद्रधनुष दिखाई देगा, तो सीधे क्या कहेंगे? पश्चिम दिशा में, क्योंकि विपरीत दिशा की बात हो रही है। अगर वही पूछ दे शाम का समय है, बारिश के बौछार के बाद इंद्रधनुष दिखाई देगा, तो वह पूरब दिशा में। आप लोग ध्यान दें, सूरज के विपरीत दिशा में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 23, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24, कौन सी भूकंपी तरंगे, यहाँ तरंगे, ठीक है, सॉरी, तरंगे गैस केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है? कौन सी भूकंपी तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं? तो आप लोग पढ़े ही होंगे, यस तरंग जो होती है केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। ठीक, देखिए इस तरह पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमारे यहाँ पे भूकंपी तरंगे हुई, तो जहाँ पे ठोस, यानी बीच में यहाँ जो आंतरिक कोर है वह ठोस भी है और द्रवित अवस्था में भी है। तो इसलिए जो यस तरंगे होती है यहाँ पे इस तरह मुड़ जाती है 90 डिग्री पे, इसको अनुप्रस्थ तरंग भी बोलते हैं। और यस तरंगों की एक विशेषता यह होती है, जिस माध्यम से होकर गुजरती है, चट्टानों में क्या करती है? यह उभार एवं गर्त बना देती है, उभार एवं गर्त बना देती है। ठीक है, चट्टानों में। क्वेश्चन नंबर 25 देते हैं, भू संतुलन यानी आइसोस्टेसी को व्यक्त करते समय समान गहराई के साथ विभिन्न घनत्व का विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो समान गहराई के साथ विभिन्न अगर देखा जाए घनत्व, तो यह जो विचार प्रस्तुत किया था वह किया था प्राट महोदय ने किया था। ठीक है, यानी समान गहराई के साथ विभिन्न अब जब जारजरी ने कहा था गहराई, ठीक है, ये बोले थे अगर पर्वत जितना ऊपर दिखाई देता है उसका 9 गुना नीचे दिखाई देता है। ठीक है, इन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 26, मृत घाटी यानी डेथ वैली स्थित है? तो जो मृत घाटी है यह कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, मृत घाटी। एक है मृत सागर, ठीक है, तो मृत सागर दूसरा है और मृत घाटी दूसरी है। ठीक है, मृत घाटी कहाँ है? पे कैलिफोर्निया में। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 27, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जो प्लेट शब्द था सर्वप्रथम प्रयोग इसका कौन किया था? टूजो विल्सन महोदय ने किया था। जबकि प्लेट विवर्तनी जो सिद्धांत था मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी, ये तीनों मिलकर दिए थे। ठीक है, सागर नीतल प्रसरण अगर पूछा जाए तो वह हैरी हैस महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे अधिक विस्फोट एवं भयंकर ज्वालामुखी है? सबसे अधिक विस्फोटक एवं भयंकर ज्वालामुखी है तो कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा सी, पिलियन तुल्य। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, सर्वप्रथम किसने बलित पर्वतों एवं भूसन्नतियों के बीच संबंध स्थापित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा ए, हाल महोदय ने सबसे पहले बलित पर्वतों एवं भूसन्नतियों के बीच संबंध स्थापित किया था। ठीक है, जबकि भूसन्नति जो क्रोबर का भूसन्नत पर्वत निर्माण से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत है क्रोबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10% नियम किससे संबंधित है? जो 10% नियम है वो किससे संबंधित है? वह है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी से दूसरे पोषी स्तर पर पहुंचना ही 10% का नियम है। यह किसने दिया था? तो यह लिंडमान महोदय ने दिया था। 10% सिद्धांत
तो यह क्या है, यह है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक कोषीय स्तर से दूसरी स्तर तक पहुंचना ही 10% नियम है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा राइट आंसर बी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता नहीं है, ठीक है, जबकि श्वसन से, जैविक पदार्थों का क्षय से ये इससे बढ़ता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी नहीं होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप पूछ दे, मनुष्य एवं जीव के लिए वायुमंडल की कौन सी तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मनुष्य एवं जीव के लिए, ठीक है, मनुष्य एवं जीव के लिए, जीव जंतु के लिए, ठीक है, जीव वायुमंडल का कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वह है ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन अगर वह पूछ दे पौधे एवं वनस्पतियों के लिए वायुमंडल का कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यह कार्बन डाइऑक्साइड पौधों एवं पेड़ पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि ऑक्सीजन जो है वह मनुष्य एवं समस्त जीव जंतुओं के लिए, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। अगर आप लोग NCERT पढ़ेंगे किताब, वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अगर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तब ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो 100% बहुत सारे लोगों का गलत होगा। जो भी नोट्स लिए होंगे वहाँ पे हम मेंशन किए हैं, ऐसे नोट लिख के इंपॉर्टेंट लिख के भी इसको अलग अलग लाइन में लिखे हैं। उस क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 32, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा सी, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। हम लोग क्वेश्चन नंबर देते हैं 33, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, यानी जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी रहती है वहाँ पे कीट भक्षी पौधे, ठीक है, उगते हैं। वह क्या करते हैं, मृदा में नाइट्रोजन नहीं है तो वह जीव जंतुओं को ही वो पौधे क्या करते हैं, अपने पत्तियों के माध्यम से दबा देते हैं उसको। मान लीजिए इस तरह पत्ती है, ऐसे खुला पत्ती रहता है, ऐसे यहाँ पे कोई जीव आया, ये पत्ती बंद हो जाएगी। तो ये जो जीव होते हैं, जीव में नाइट्रोजन होता ही है, तो इसको कीटों को क्या करते हैं, खा जाते हैं पौधे, उसके बाद उससे ही नाइट्रोजन प्राप्त करके अपना विकास करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 34, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण के CO2 से जो कार्बन निकलकर पौधे एवं मिट्टियों में संग्रहित होता है कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा राइट आंसर ए, इसको ग्रीन कार्बन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत निम्न में से किसके संदर्भ में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 35 का राइट आंसर सी, नवीकरणीय जो निःशुल्क उपलब्ध संसाधन का क्षय ही यह आम व्यक्तियों की त्रासदी है, ठीक है। नवीकरणीय निःशुल्क जो उपलब्ध, जैसे जल, वायु, ठीक है, मृदा, यह सब क्या है, प्रकृति ने हम लोग सबको दिया है, ठीक है। अगर वायु प्रदूषण हो गया तो यह नवीकरण संसाधन है, वह सबके लिए है, तो यह गरीब, ठीक है, आम व्यक्तियों की त्रासदी हो जाएगा ना, क्योंकि उसको यह उपलब्ध है, इसको पैसा नहीं देना पड़ रहा है। जल ये भी उपलब्ध है, ठीक है, मिट्टी उपलब्ध है, उसके बाद ध्वनि, तो ये सब प्रदूषण जो बढ़ रहा है यह आम व्यक्तियों का यही त्रासदी है, यानी नवीकरण जो निःशुल्क उपलब्ध संसाधन है उसका अगर क्षय हो रहा है वही आम व्यक्तियों की त्रासदी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 36, 1950 के दशक में भूगोल में निम्नलिखित में से किस पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो जो 1950 था वहाँ पे सबसे अधिक जो बल दिया गया था वह मात्रात्मक विधियों तथा मॉडलों के पक्ष पर बल दिया गया था सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 37, संभववाद की संकल्पना भूगोल के किस स्कूल के साथ संबंध है? तो यह फ्रेंच स्कूल, जो फ्रांसीसी स्कूल भी कहते हैं। तो संभववाद जो संकल्पना था यह किसने दिया था? यह दिए थे प्लास महोदय ने, जबकि संभववाद जो शब्द था वह फैब्रे महोदय ने दिया था। यानी जो भी फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है वह संभववादी का है, ठीक है, जबकि जो जर्मन भूगोलवेत्ता है वह पर्यावरण निश्चयवादी या निश्चयवादी, ठीक है, या प्रकृतवादी। तो जर्मन प्रकृतवादी और फ्रांसीसी संभववादी, इन दोनों के बीच एक मध्यम प्रकार का सिद्धांत लाए थे ग्रिफिथ टेलर महोदय ने, नव निश्चयवाद या रुको और जाओ, यानी नियो डिटर्मिनिज्म भी इसको कहा जाता है।
इससे 1-2 क्वेश्चन आपको आना ही है। बीपीएससी जो था, बीपीएससी ठीक है 2 में इससे 3 क्वेश्चन आए थे, संभववाद, नवनियतवाद और निश्चयवाद से। बहुत सारे लोगों का गलत हुआ था। एकदम आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, औद्योगिक अवस्थिति के अपने मॉडल के लिए वेबर ने प्रयोग किया। तो कौन सा मॉडल में कौन सा प्रयोग इन्होंने किया था? तो इन्होंने आइसोडोपेन का प्रयोग किया था। आइसोडोपेन जो होती है वो यह होती है समान परिवहन लागत, ठीक है, रेखा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित महासागरीय गर्तों में से कौन प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो 39 का ये जो है नरेश गर्त जो है यह प्रशांत महासागर में नहीं स्थित है, यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों में से कौन प्रवालों के विषय में सही कथन नहीं है? तो प्रवालों के विषय में सही कथन नहीं है, यह पहचानना है। तो ये 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यही सही नहीं है, क्योंकि जो प्रवाल होते हैं तापमान रोधी नहीं होते हैं। अगर तापमान ये ज़्यादा होगा यह अपने आप समाप्त हो जाएंगे, और तापमान कम होगा तब भी यह समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो यह एक मिनिमम तापमान में ही रह सकते हैं, 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अगर तापमान जहाँ रहेगा वहीं रह पाएंगे, ज़्यादा तापमान होगा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। प्रवाल, तो प्रवाल तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रवाल जल के गंधलापन के प्रति संवेदनशील होती है, यानी ज़्यादा गंदा हो जाएगा जल तब भी नहीं रह पाएंगे, ज़्यादा एकदम स्वच्छ हो जाएगा तब भी नहीं रह पाएंगे। तो कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। तो प्रवाल तापमान रोधी होते हैं, यही सही नहीं है, बाकी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं अब 41। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन जैव जनित सागरीय निक्षेप नहीं है? जैव जनित, ठीक है, सागरीय निक्षेप नहीं है। तो जो लाल मृत्तिका है यह जैव जनित सागरीय निक्षेप नहीं है, ठीक है, यह भूमिज निक्षेप या स्थलजात निक्षेप इसको भी कहते हैं। जबकि रेडियोलैरिना, ग्लोबोजरीना, ठीक है, डायटम, ये सब जैव जनित है। तो जैव जनित जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक सिलिका प्रधान, एक चूना प्रधान, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन विश्व के महासागरों के नीतल के कुल क्षेत्रफल का गहरे सागरीय मैदानों का सही औसत क्षेत्रीय विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का सी, 75.9%। तो जो सागरों में गहन सागरीय मैदान है वह समस्त सागरों मिला के 75.9% भाग पे पाया जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए गहन सागरीय मैदान वह प्रशांत महासागर में लगभग 80 से अधिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, उसके बाद हिंद महासागर में। निम्नलिखित में से किसे सौर कलंक कहते हैं? सौर कलंक किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो सौर कलंक होता है वह सूर्य के प्रकाश मंडल में अंधेरे एवं शीतल भाग होते हैं। तो सूर्य के आंतरिक भाग को 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। डिटेल्स अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए, सूर्य के आंतरिक भाग को 4 भागों में बांटा जाता है। पहले आंतरिक भाग को कोर कहते हैं, उसके बाद फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, फिर कोरोना सबसे बाहरी परत है, और सेकेंड नंबर की जो परत है अंदर से वह आती है फोटोस्फीयर पे ही धब्बे, काले धब्बे जो होते हैं उसी को कहते हैं, जो अंधेरे वाले शीतल और अंधेरे भाग होते हैं उसी को कहते हैं सौर कलंक, यानी इस वाले दूसरे नंबर पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अंधेरे एवं शीतल भाग जो होते हैं इसी को कहते हैं सौर कलंक। उसके बाद क्रोमोस्फीयर, उसके बाद कोरोना, ठीक है, लास्ट में 4 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति निजी जलवायु है? यानी निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत जलवायु है या निजी जलवायु है, ठीक है, वही बताना है। क्वेश्चन नंबर 44, तो इसका राइट आंसर होगा बी, किसी व्यक्ति के शरीर की बाहरी त्वचा तथा आंतरिक परिधान के बीच तापमान, आर्द्रता एवं वायु की दशा ही व्यक्तिगत या निजी जलवायु के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 45, संघनन तथा वर्षण के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका धरातलीय सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकरण हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, वर्गा, ठीक है, वर्गा इसको कहा जाता है। वर्गा जो होती है एक प्रकार की वर्षा की बौछारें होती है, ठीक है। जब धरातल गर्म होता है नीचे, ठीक है, उसका ऊपर से बारिश आती है, वर्षा की बूंदें आती है, लेकिन धरातल इतना ज़्यादा गर्म होता है, धरातल गर्म होने की वजह से यह बूंदें जो होती है धरातल पर नहीं गिरती हैं, उसके पहले ही फिर से गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाती हैं। इसी को कहते हैं वर्गा। क्या कहते हैं? वर्गा।
कुछ अगर एनसीईआरटी आप लोग पढ़ेंगे वहाँ पे दिया हुआ है डिटेल्स। अगर आप लोग बुक पढ़ेंगे सारे कुछ उसमें से मिलेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत लोग बुक पढ़ते हैं लेकिन लाइन टू लाइन नहीं पढ़ पाते, क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, उसमें फ़र्क नहीं कर पाते, ठीक है। एग्जाम निकालने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आपको यह पहले तय हो जाना चाहिए कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, उसके बाद जो बचता है वही आपको पढ़ना है। आप संपूर्ण पढ़ने के चक्कर में एग्जाम आप खराब करके चले आएंगे। दूसरी बात, एग्जाम निकालने के लिए गलत आसान क्वेश्चन, ठीक है, आसान क्वेश्चन जो है वह कभी आप गलत ना करें। जब आप आसान क्वेश्चन गलत करेंगे तो आप कभी भी एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन अगर आप एक आसान क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप 100-200 लोगों से पीछे चले जाएंगे, ठीक है। कठिन क्वेश्चन सारे गलत करते हैं, मतलब अधिकतम लोग कठिन क्वेश्चन गलत करते हैं, तो आप भी अगर गलत कर दे रहे हैं कठिन क्वेश्चन तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब भी आप आसान क्वेश्चन गलत करेंगे तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो दो बात ध्यान रहे, क्या पढ़ना है, ठीक है, वह आपको पता होना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, आसान क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं गलत होना चाहिए। आसान क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आप हमेशा एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। अपवाद के रूप में अगर एक आध क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लगातार आसान क्वेश्चन 2 4 5 गलत करके आते हैं तो आप निश्चित है एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, टाइफून निम्नलिखित महासागरों में से किस महासागर में उत्पन्न होते हैं? तो जो टाइफून होते हैं या उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए भारत है या चीन है, ठीक है, इस तरफ भारत, इधर चीन है, इधर क्या है, अमेरिका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो जो टाइफून होते हैं, यह देखिए प्रशांत महासागर है, यह पूरब है या पश्चिम है। तो जो उत्तर पश्चिम, यह ऊपर उत्तर होता है और ये यहाँ पे उत्तर पश्चिम, यानी इस जगह टाइफून उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित महासागरीय ज्वारों में से किस ज्वार की खगोलीय बलों के बिना ही उत्पत्ति हो जाती है? तो इसको कहते हैं लाल ज्वार, ठीक है। लाल ज्वार जो होता है बिना किसी खगोलीय ज्वारीय, यह जो लाल ज्वार होता है बिना किसी खगोलीय बल यानी सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के बिना ही उत्पन्न होने वाला जो ज्वार है उसको कहते हैं लाल ज्वार। यह लाल ज्वार कोई सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न हुआ ज्वार नहीं है, बल्कि यह महासागर में, ठीक है, लाल शैवाल अचानक से कुछ निश्चित क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उग जाते हैं महासागर में, तो वह क्षेत्र लाल लाल दिखाई देने लगता है, उसी को कहते हैं लाल ज्वारवी क्षेत्र, ठीक है। इस तरह यह सूर्य यानी एक प्रकार की यह शैवाल हैं जो महासागर में कभी कभी उत्पन्न हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, चार्ल्स डार्विन ने अपने क्लासिक सिद्धांत प्रजातियों की उत्पत्ति का निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष में प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने, जो डार्विन थे, इन्होंने 1859 में अपना सिद्धांत दिया था, प्रजातियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो इन्होंने बताया था, इस सिद्धांत में इन्होंने 3-4 बातें कही थी। उत्तरजीविता का सिद्धांत इन्होंने दिया था, यानी, ठीक है, पर्यावरण अनुकूलन का इन्होंने बताया था, जो भी जीव जंतु, ठीक, पर्यावरण को अपने अनुसार अनुकूलित नहीं कर लेंगे वह उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, श्रेष्ठ ही बचा रहेगा, ठीक है। जो श्रेष्ठ होगा वही लंबे समय तक उसका अस्तित्व बचा रहेगा। जैसे मनुष्य है, यह देखिए मनुष्य बहुत लेट आया, लेकिन इससे भी लेट आने वाले बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो जा रही हैं। कारण क्या है? वह सब अधिक पर्यावरण को अपने अनुकूल नहीं बना पाती हैं, जबकि मनुष्य अपने ज्ञान विवेक के कारण पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, किस वर्ष भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किए? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा सी, 1968 में। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो एम स्वामीनाथन ने। वह अभी उनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है? अभी हाल ही में भारत रत्न उनको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, मरने के बाद। क्वेश्चन नंबर 50, श्री शैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो जो श्री शैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगरों का नियोजन और विकास नहीं किया गया था? ठीक है, जब ब्रिटिश शासन था यानी भारत क्या था? गुलाम था। उस समय भारत में भी भारत में नगर, ठीक है, नियोजन
के से बसाए जा रहे थे वो ब्रिटिश शासन द्वारा। तो विभिन्न प्रकार के नगरों का उन्होंने निर्माण किया था। तो उसमें से यही बताना है कि कौन सा नगर ब्रिटिश वालों ने नहीं बनाया था, ठीक है। तो जो मॉडल शहर बस रहे हैं इस समय, इसका इन्होंने विकास नहीं किया था, जबकि छावनी, हिल स्टेशन, ठीक है, ये सब उन्होंने विकास किया था। मॉडल शहर का विकास या नियोजन उन्होंने अंग्रेज वालों ने नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 52, पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से किस धातु का बना है? तो जो कोर है वह बना है निकिल और फेरस, यानी लोहा और निकिल से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? मौसम संबंधी सभी दशाएं घटित होते हैं, वह है क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल की क्या विशेषता है? यह विशेषता है सर्वाधिक अगर वायदाब देखा जाए तो क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। दूसरी विशेषता है समस्त प्रकार के मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पे पाई जाती है, जैसे बादल, ठीक है, वर्षा, ठंडा, ठीक है, ये सब चीज़ें यहीं पाई जाएगी। तीसरी जो भी धूल कण हैं, ठीक है, गैसें हैं जो भी ज़्यादा मात्रा में यहीं पाई जाती हैं। उसके बाद इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है ऊंचाई पे जाने पे यहाँ पे तापमान तेज़ी से घटता है। प्रति 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पे 6.5 सेंटीमीटर तापमान सेंटीग्रेड तापमान घट जाती है। 1 किलोमीटर कहिए या 1000 मीटर, ठीक है, दोनों बात एक ही है। अगर इसको देखा जाए और न्यूनतम इकाई में देखा जाए तो 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पे 1 सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है, ये भी कह सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54, जननांगी संक्रमण का तीसरा चरण किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? तो जननांगी जो संक्रमण सिद्धांत है उसमें 3 चरण एनसीईआरटी में बताया गया है, ठीक है। तो कौन सा चरण, तीसरे चरण की विशेषता क्या है, इसमें यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का है, ये हो जाएगा घटती हुई जन्म दर और निम्न जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। तो जन्म दर घटेगी और जनसंख्या वृद्धि क्या होगा, निम्न होगा एकदम से, ठीक है। जो उच्च जन्म दर और मृत्यु दर जो है वह जननांगी संक्रमण की प्रथम अवस्था है, जबकि निम्न जन्म दर और मृत्यु दर यह दूसरी अवस्था का विशेषता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, भारत में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा अगर भारत में देखा जाए घनी आबादी वाला क्षेत्र वह है उत्तरीय क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में देख रहे हैं, यहाँ से आप पंजाब से शुरू करिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब इलाके एकदम घनी आबादी वाले हैं। अब हम लोग और देखते हैं 56, विश्व का कौन सा भाग जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है? सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र विश्व का बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। उत्तर अमेरिका भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ बर्फ़ से ढका हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसका राइट आंसर होगा सी, दक्षिण मध्य एशिया। दक्षिण मध्य एशिया के अंतर्गत भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब, नेपाल, ये सब सारे देश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में कौन सा सबसे बड़ा सूती वस्त्र केंद्र है? दक्षिणी क्षेत्र की बात हो रही है, यानी दक्षिण भारत में सबसे बड़ा सूती केंद्र पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 57, इसका राइट आंसर बी, कोयम्बटूर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 58, कोयले के उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता के संबंध में भारत का सबसे पुरातन तथा सबसे समृद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे जो पुरातन और समृद्ध कोयला क्षेत्र है वह है झरिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 59, उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का व्यावसायिक दोहन अधिक विकसित है, तो क्यों है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा सी, क्योंकि यह एक प्रकार के वृक्षों की उपलब्धता के कारण यहाँ पे वनों का व्यवसायिक दोहन अधिक होता है, एक ही प्रकार के वन ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में लैटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन, पहली बात तो एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन जब पढ़िए तो एक बार मत पढ़ के उत्तर दीजिए, कम से कम 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, वहाँ पे एक बार कन्फर्म हो लीजिए सही नहीं है पूछ रहा है या सही है पूछ रहा है। इसमें आप लोग डाउट पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शन पे तब जाके फिर से विचार कर लीजिए ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। तो 5 ऑप्शन से आपको घबराना नहीं है कि 5 ऑप्शन का क्वेश्चन है, बहुत कठिन है, कठिन नहीं होता है, बशर्ते आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए। तो भारत में लैटराइट मिट्टियों के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ये है, इन मिट्टियों का सर्वप्रथम अध्ययन बुकानन द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है।
दो, ये मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को विशिष्ट मिट्टियाँ हैं, ये भी सही है। ये लोहांश में विपन्न परंतु नाइट्रोजन में संपन्न होते हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, लेटराइट मृदा में लोहांश की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, विपन्न नहीं होता, संपन्न होते हैं, नाइट्रोजन कम पाया जाता है। ठीक है, 5 ऑप्शन से आपको नहीं घबराना है। ठीक, अगर आप डिटेल्स पढ़े हैं बढ़िया से तो आपको 5 ऑप्शन नहीं दिखेगा, सीधे उत्तर उसमें दिखेगा, कौन उत्तर है यह दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? तो एस्चुरी कौन सी नदी नहीं बनाती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का सी, महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। यानी जितने भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इस तरह समझिए। मान लीजिए यह दक्षिणी भारत है, ठीक है, यह दक्षिणी भारत है। अब यहाँ से पश्चिमी घाट पर्वत है, इधर से जितनी नदियाँ निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, इधर से नदियाँ गिरेंगी अरब सागर में। ठीक है, तो जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं वह एस्चुरी का निर्माण करती। कारण क्या है? यह नदियाँ जो होती हैं कम दूरी की होती हैं और खड़े ढाल से नीचे की तरफ गिरती हैं। इस तरह से नदियाँ खड़े ढाल से गिरती हैं और इसमें मलबा बहुत कम होता है, तो इसलिए यह एस्चुरी का निर्माण करती है। जबकि जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती है लंबी दूरी तय करके, इसमें अवसाद की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यह क्या डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित स्थानों में से 21 दिसंबर की सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होगी? 21 दिसंबर की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा प्रकाश की अवधि कहाँ पे होगी? तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा सी, तिरुवनंतपुरम में सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो यह हुआ है पश्चिमी यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 64, जापान का सबसे छोटा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जापान में सब 4 द्वीप हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जो सबसे छोटा है वह है शिकोकू। ठीक है, होन्शु सबसे बड़ा है। अब हम लोग देखते हैं 65, किर्लोस्कर समूह जो भारी एवं हल्के मशीन उपकरणों का उत्पादन करता है, किस देश की कंपनी है? तो जो किर्लोस्कर है यह भारत की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66, विश्व के कौन से देश में पेट्रोलियम को शक्ति का स्रोत माना जाता है, न कि अर्थव्यवस्था का? तो इसका राइट आंसर है ए, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित देशों में किसमें बिजली का मुख्य स्रोत जल शक्ति है? तो जल शक्ति बिजली का मुख्य स्रोत किस देश में है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा ASC, नार्वे। नार्वे में जल विद्युत, ठीक है, बिजली का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 68, बियर और विस्की के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस फसल का उपयोग किया जाता है? तो बियर और विस्की बहुत फेमस, ठीक है, अल्कोहल है, तो यह किस फसल से उत्पादन इसका किया जाता है? तो यह मक्का से इसका उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में समताप रेखाएं अधिक उत्तर या दक्षिण की तरफ झुकी होती हैं, कहाँ पे? तो यह होती हैं एशियाई भूखंड पे। ठीक है, एशियाई भूखंड पे, यानी जहाँ पे महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है वहाँ पे जो, ठीक है, समदाब रेखाएं होती हैं वह क्या होती हैं? गर्मी के मौसम और ठंडी के मौसम में यहाँ बहुत ज़्यादा विचलित होती है। अगर वह जलीय क्षेत्र है वहाँ पे वह उतना विचलन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के किस प्रदेश में विकर्ण आदिवास पाए जाते हैं? विकर्ण यानी छितराए हुए आदिवास, तो पहाड़ी प्रदेशों में, ठीक है, विकर्ण आदिवास पाए जाते हैं। दलदली क्षेत्र हो, वन वाला क्षेत्र हो, यहाँ सब विकर्ण आदिवास पाए जाते हैं। जबकि जो मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ पे सघन आदिवास पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण से संबंधित है? पशुचारण से संबंधित यहाँ पे जनजाति पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एस्किमो, बुशमैन और पिग्मी ये सब आखेटक जनजाति है, आखेटक, ठीक है, आखेटक जनजाति यानी शिकारी जनजाति है। ठीक है, यह पशु नहीं चराती है, यह सीधे जानवरों को मार के, फलों को तोड़ के, ठीक है, ये अपना भोजन ग्रहण करती है। अभी यहीं पे मसाई हो जाता है, मसाई अफ्रीका की ही जनजाति है मसाई। ठीक है, उसके बाद मसाई जनजाति यह क्या करती है? पशुचारण करती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें 2011 में अनुसूचित जनजाति का सबसे उच्च प्रतिशत था? तो अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है, ठीक है, यानी एसटी कैटेगरी का सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ था? तो क्वेश्चन नंबर 72 का हो जाएगा राइट आंसर ए,
लक्षद्वीप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देते हैं, निम्न में से किस प्रजाति के घर क्राल कहलाते हैं? तो मसाई जो है उसके घर को क्राल कहते हैं, जबकि खिरगिज के जो घर होते हैं उसको क्या कहते हैं? यूर्त कहा जाता है। खिरगिज जनजाति भी यह पशुचारण करती है, यानी पशुओं को चराती है। ठीक है, भेड़ बकरी ये सब। क्वेश्चन नंबर 74, 20वीं शताब्दी में भूगोल की प्रभावशाली संकल्पना थी? तो इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से विश्व के किस शहर देश में सहकारी कृषि आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा? तो यह डेनमार्क में रहा। ठीक है, जो लोग भी नोट्स अगर पढ़ लिए होंगे उनको तुरंत आंसर दिख गया होगा, डेनमार्क। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 76 के बाद 77 यहाँ पे है, तो यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग गलत हो गया, ये 76 होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? यह है मौद्रिक बैंकिंग, बी है मुद्रण मीडिया, सी है इंटरनेट, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। ये मौद्रिक बैंकिंग, मुद्रण मीडिया, इंटरनेट ये सब तृतीय क्रियाकलाप यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत हैं। यह चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं है। चतुर्थक में ठीक है उच्च परिणाम वाले निर्णय ये सब इसमें आते हैं, शोध वैज्ञानिक ये सब चीज़ें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिग स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? जो क्या कहते हैं? जो कहते हैं पारिस्थितिकी कर्मठता। देखिए, जब कार्य कभी भी आप इस तरह से ईवीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, कभी भी कार्यात्मक जीवों के कार्यात्मक भूमिका की बात करेगा तो आप लोग क्या मारेंगे? पारिस्थितिकी नीचे या कर्मठता ही मारेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 78, नगर को परिभाषित करने में निम्न में से कौन सा तथ्य नगण्य है? नगण्य मतलब नहीं है। ठीक है, ए है न्यूनतम जनसंख्या, बी है विशिष्ट क्रियाकलाप, सी है जनसंख्या घनत्व, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो नगर को परिभाषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए। हम बताए हैं, लिखवाए हैं नोट्स में। ठीक है, 5000 भारत में न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए, तभी उस क्षेत्र को नगर कहेंगे। बी है विशिष्ट क्रियाकलाप, यानी जो कार्यशील पुरुष की जो जनसंख्या है वह 75% जनसंख्या जो होनी चाहिए वह गैर कृषि कार्य में लगी होनी चाहिए, गैर कृषि कार्य में। तो विशिष्ट क्रियाकलाप ये भी सही है। जनसंख्या घनत्व यानी 400 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व भी होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ई, उनमें से कोई नहीं। नगर कोई नहीं है, सारे कुछ होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 79, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 8। तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, तो गुजरात मिजोरम से गुजरती है। और कौन कौन से राज्य हैं आप लोग कमेंट करिएगा। कर्क रेखा के 8 राज्य जो हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, जिससे पता चलेगा आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 80, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का है ए प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा है प्राकृतिक। ठीक है, तो ये था पीजीटी बिहार के लिए प्रैक्टिस सेट 7। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे आज ही 2300 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट जो 29 तारीख से नया प्रैक्टिस सेट शुरू होने जा रहा है, मात्र 149 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट, प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर की भेजा जाएगा, तब आप लोग उसको मिला के देखेंगे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक, तो उससे जुड़ने के लिए मात्र 149 रुपये में आप लोग 7054351253 पे व्हाट्सअप मैसेज करें, वहाँ से पेमेंट करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट से जोड़ दिया जाएगा। और आप जो भी लोग भी ठीक है नोट्स लेना चाहते हैं, बेहतरीन नोट्स और कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग नोट्स जरूर लें इस नंबर पर मैसेज करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।